नमस्कार बच्चों। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिक देख लिए थे और टेक्स्ट बुक से जो है वो हमने तीनों मेथड के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। तो तीनों मेथड कौन कौन से? फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डिराइव भी कर लिया था और उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो भी देख लिए थे। और नेचर ऑफ द रूट्स जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हमने निकाले थे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके, तो वो सब हम देख चुके थे। ठीक है जी सर, अब क्या बच गया? अब बच गई वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसने कुछ दे रखा है सिचुएशन, उसको हम मैथमेटिक्स में, उसने इंग्लिश में दे रखा है तो उसको मैथमेटिक्स में अनुवाद करना बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो जैसा जैसा वो बोलता चले पहले वैसा वैसा लिखते चलो। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, अच्छा जी, उससे समझ लग जाएगी एक्स वाई वगैरह मानना है, जो भी मानना है, क्या मानना है। ठीक है, उसके बाद जैसा जैसा वो बोलता चले वैसा वैसा अप्रोच लेते चलो, तो उससे अपनी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी क्वाड्रेटिक। उसके बाद सोल्व करना तो तुम्हें आता ही है। तो मेन मेरा मोटिव यहाँ पे बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का रहेगा। सही है, ठीक है जी। और कुछ स्पेशल क्वाड्रेटिक होंगी तो उसको थोड़ा सा लिख के बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जो कि दिखने में नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। देखो भाई ध्यान से, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है भाई, तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? जॉन एंड जीवेंती हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। ठीक है सर, अब खुद सोच के देखो, अगर मैं एक को x मान लूं, मान लिया एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितने बचेंगे सर? 35 बच जाएंगे। 45 में से 10 माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने बच जाएंगे सर? 45 माइनस x। सर मैं तो दोनों को अलग अलग मानूंगा कि इसके पास x है, इसके पास y है। अगर तुम ऐसी अप्रोच लोगे तो x प्लस वाई जो है वो 45 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 45 माइनस x आ जाएगी। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा हमने कर दिया। ठीक है भाई, मैंने जॉन के पास जो है वो x मार्बल मान लिए, तो जीवेंती के पास कितने हो जाएंगे बच्चों? 45 माइनस x हो जाएंगे। ये हमने कॉमन सेंस से निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है जी। आगे उसने क्या पूछा? बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो जॉन के पास कितने मार्बल थे सर? x, उसके 5 माइनस हो गए, 5 कम हो गए। ठीक है सर, जीवेंती के पास कितने मार्बल थे सर? ओरिजिनली 45 माइनस एक्स, उसके भी 5 माइनस हो गए। तो इसके फाइनल आए x माइनस 5, इसके फाइनल आए 40 में से 5, वो सॉरी 45 में से 5 गए 40 माइनस एक्स। तो ऐसा कुछ सीन आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद उसने बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, 5 खो जाने के बाद जितने बचे दोनों के पास, उसका मल्टीप्लाई, उसका प्रोडक्ट 124 के बराबर है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन दैट प्रोडक्ट इज कितना? 240 दे रखा है, सॉरी 124। ठीक है, तो ये जो नया क्वांटिटी उनके पास है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है सर? 124। इस तरीके से उसने कुछ बोल रखा है। तो ये सिचुएशन तैयार होगी। पहले हमने जो उनके पास x मान लिए, तो जीवेंती के पास घटा के आ जाएंगे 45 माइनस एक्स। अब इसके भी 5 खो गए, इसके भी 5 खो गए। इसके 5 खोने के बाद इसके पास क्या क्वांटिटी बची? x माइनस 5। इसके 5 खोने के बाद इसके पास क्या क्वांटिटी बची? 40 माइनस एक्स। ये जो क्वांटिटी अभी बची है इसका प्रोडक्ट 124 दे रखा था, तो इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 124। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक बना लो आप। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5 x इज इक्वल टू 124। ठीक है जी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का निशान जो है वो कॉमन ले लो या उससे मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये तुम्हारी फाइनल क्वाड्रेटिक जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेना, ईदर बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस तरीके से एक सैंपल के तौर पे कि भाई जो जो वो बोलता जाएगा वैसे वैसे हम चीजें लेते जाएंगे और उससे बात बन जाएगी वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी सर जी सेकंड एग्जांपल बताओ जी। सर जी सेकंड एग्जांपल जी बताओ जी। तो देखो जी, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है बच्चों, सुनो ध्यान से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे
एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाए, तो यहीं से ही चमक गया कि सर इसी को एक्स मान लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, लेट नंबर ऑफ टॉयज हमने कितने मान लिए सर, एक्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय के बारे में उसने बोला क्या है पहले तो वो समझो। उसने बोला है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय ईच डे। नंबर ऑफ टॉयज यहां पे ईच डे लिख लो, हर दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए थे, कितने सर, एक्स। ठीक है, इन नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, ये लिख लो। सही है, ठीक है जी। अब उसने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉय ऑन दैट डे इज एक्स, तो ये आ गया 55 माइनस एक्स। ठीक है जी, कितना समझ में आया? ओके, रिपोर्ट। आगे उसने क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है सर, 750 है। उसने ये बोला कि भाई ये कॉस्ट जो है वो 750 है। अब समझो ध्यान से, ठीक है जी। ये एक मार्कर है सपोज, ठीक है। अगर ये एक मार्कर 10 रुपए का है बनने में, इसमें 10 रुपए लग रहे हैं, कॉस्ट इसकी 10 रुपए है, और मैंने एक पर्टिकुलर डे में 25 मार्कर जो है वो तैयार कर दिए हैं, तो 25 गुणा में 10 अगर मैं कर दूंगा तो मेरा 250 आ जाएगा, तो वो 250 मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ेगी। तो मतलब हम एक तरह से टोटल कॉस्ट का फार्मूला बना लेते हैं। सर टोटल कॉस्ट का फार्मूला पता क्या रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट, इनटू में नंबर ऑफ टॉयज। जैसे मार्कर वाला एग्जांपल दिया, तो एक मार्कर का कॉस्ट कितना था और उसको मैं नंबर ऑफ मार्कर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही तो टोटल कॉस्ट कितना दे रखा था, 750। कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमने कितना निकाला था, 55 माइनस एक्स। नंबर ऑफ टॉयज कितने थे सर, एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक तुम्हारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा क्वाड्रेटिक तैयार। ठीक है, अब इसे आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन जो है वो सोल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ टॉयज उस पर्टिकुलर दिन में बने थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें डील करना चाहिए। सर जी नेक्स्ट दिखाओ, तो नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से कैसे हमने मैनेज करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन के चारों पार्ट। ठीक है, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन के चारों पार्ट दिखाओ सर जी। देखो भाई ध्यान से, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 चल रही है टेक्स्ट बुक से। ठीक है जी। पहला क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा उसने, जो दे रखा है वो लिखते चलो, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, सॉरी शक्तिमान, सेंटीमीटर के इतना छोटा थोड़ी होगा। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेड्थ। लेंथ 1 more than twice of breadth, ये उसने बोल दिया। ये उसने बोला अंग्रेजी में, हम इसका मैथमेटिक्स अनुवाद करेंगे अभी। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है भाई, अब उसने ये जो दे रखा है सर, सबसे पहले तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। भाई ये अपना रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो 528 दे रखा है, सपोज ये L है, ये B है। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की इक्वेशन लिखूंगा तो वो आ जाएगी सर L इंटू बी इज इक्वल टू 528। सर इसमें तो 2 वेरिएबल आ गए, आपको क्वाड्रेटिक बनानी है तो एक ही वेरिएबल में बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो या तो L को B में कन्वर्ट करो या B को L में। उसके लिए उसने एक सिचुएशन दे रखी है ये वाली, लेंथ इज, इसकी हिंदी करेंगे पहले फिर उसका मैथमेटिक्स वर्जन समझते हैं। लेंथ इज 1 more than twice द ब्रेड्थ। मतलब क्या हुआ, लेंथ एक ज्यादा है ब्रेड्थ के दुगने से, मतलब जितनी चौड़ाई है उसका डबल कर दो और उसमें भी एक जोड़ दो तो लेंथ आएगी। ठीक है, मतलब L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ कर दिया, उसमें भी एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो L की वैल्यू 2b + 1 आ गई, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ +1, 1 more than किससे एक ज्यादा, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ थे।
से, तो ब्रेड्थ का ट्वाइस किया और उसमें एक जोड़ दिया तो एल आ गया। अब ये एल की वैल्यू इसमें डाल दो, इसमें डाल दो भाई। तो एल बी इज इक्वल टू 528 था, हाँ जी सर था, तो एल के प्लेस पे 2b + 1 डाला इंटू में बी बीइंग इक्वल टू 528, हाँ जी सर, तो ये आ गया 2b² + b - 528 बीइंग इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट दिखाओ सर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसका ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो जी दिखाओ जी सर जी। तो सेकंड पार्ट तो बहुत छोटा सा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इस 306 फाइंड देम। ये क्वेश्चन था, इतना आसान, बहुत ही आसान। बस इसमें एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए था, वो क्या है सर? कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अब लगातार वाला तो या तो आगे हो सकता है या पीछे। तो अगर मैं 10 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पूछूं पॉजिटिव वाला, तो सर या तो वो 11 होगा या फिर वो 9 होगा। ठीक है, मतलब या तो एक आगे वाला या एक पीछे वाला। अगर मैं 51 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पूछूं पॉजिटिव इंटीजर, तो वो या तो उससे पिछले वाला होगा 50 या उससे अगले वाला होगा 52, 52 या फिर 50। ठीक है, ठीक है जी। मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी को एक को x मान लो। लेट वन इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर इज x। ठीक है, वेयर x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ये हमने मान लिया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, अब दूसरा इंटीजर तुम उससे बड़े वाला मानना चाह रहे हो तो x + 1 कर दो, उससे छोटे वाला मानना चाह रहे हो तो x - 1 कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार। अब लगातार मतलब 51 से 52 हमने कैसे प्राप्त किया? एक जोड़ के, या फिर पिछले वाला नंबर 50 कैसे प्राप्त किया था? एक घटा के। तो जो भी तुमने x मानना है उसमें एक जोड़ दोगे तो अगले वाला आ जाएगा। तो नेक्स्ट इंटीजर इज x + 1, उसके बाद वाला ले लिया भाई हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या दे रखा था? इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब x × x + 1 कितना आ जाएगा सर? 306। तो इक्वेशन बन गई x² + x - 306 = 0। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है सर जी इसी का थर्ड पार्ट दिखाओ। तो थर्ड पार्ट देखो भाई ध्यान से, बड़ा मजेदार है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन। ठीक है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज। कभी भी एज वाला क्वेश्चन आ जाए तो प्रेजेंट एज, अभी की एज मानने का हमेशा। ठीक है जी, प्रेजेंट एज, आज की एज मान ली कि भाई आज वो जो है वो x ईयर्स का रहा होगा रोहन्स। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई? वो उससे 26 साल बड़ी है, तो x में 26 ऐड कर देंगे। एक लाइन उसने बोल ली, उससे हमने दोनों की प्रेजेंट एज के बारे में एक आइडिया लगा लिया। ठीक है जी, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मदर की एज जो है वो रोहन से 26 ज्यादा है, तो रोहन की एज को अगर मैंने x मान लिया तो ये x + 26 हो जाएगी। सर रोहन की मदर की एज को भी x मानना जा सकता था। हाँ भाई तुम्हारी मर्जी है, तो रोहन की एज x - 26 हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। प्रोडक्ट ऑफ एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, विल बी 360, फाइंड द एजेस, ये क्वेश्चन था। अब देखो भाई इसमें कैसे समझना था, क्या समझ काम करती है, किस तरीके से तुम्हें समझना चाहिए। उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ एज इज 3 year फ्रॉम नाउ। आज अगर x है तो 3 year फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो अगर मैं सपोज अभी 25 साल का हूं, तो अगर मेरी एज मैं 3 साल बाद देखूं ना तो कितनी हो जाएगी सर? 25 में 3 ऐड कर देंगे तो 28 साल की हो जाएगी। ठीक है सर, ऐसे ही अगर रोहन की एज आज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी सर? 3 ऐड कर दो, x + 3 हो जाएगी। उसकी मदर की जो की प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड कर दो। ठीक है जी सर, 3 ऐड ही क्यों किया? क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है। सर ये आपने कैसे पता लगाया कि फ्यूचर की बात चल रही है? पहली बात तो ये सेंस ही निकल रही थी कि 3 year फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। और अगर पकड़ में ना भी आए तो यहां से पकड़ में आ जाएगा कि विल बी तो वही फ्यूचर टेंस है ना, तो फ्यूचर के लिए यूज होता है, तो फ्यूचर की बात चल रही है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, ठीक है जी। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी भाई 3 साल बाद? x + 3। मदर की एज कितनी हो जाएगी भाई 3 साल बाद? x + 26 प्लस में 3 मतलब x + 29। ठीक है, उसने बोला ये जो 3 साल बाद की एज आई है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद की एज आई है, उसका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट कर दिया भाई x +
3 और x प्लस 29 का रोहन की 3 साल बाद की एज, उसकी मदर की 3 साल बाद की एज, इसका प्रोडक्ट किसको मैच कर रहा है सर? 360 को मैच कर रहा है। करवा दिया मैच। अब अपना इक्वेशन बना लो इसकी, प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस में 87 माइनस का 360 बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ गया भाई अपना x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस का 360 में से 60 गए 300, फिर इसमें से 27 और घटाना, 300 में से 27 इज 273। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ सिनेरियो तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ऐसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी मिटा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। सुन रहा A train travels a distance of 480 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है? 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट स्पीड। जो स्पीड दे रखी है वही, मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 50 ही रहेगी, वो ना तो 51 हुई है ना ही 49 हुई है। सही है, ठीक है जी। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जितनी भी स्पीड थी उसकी, सपोज 50 की थी, उसको मैं 8 से कम कर दूं, मतलब 42 कर दूं, तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? जितनी स्पीड कम होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा। इनके बीच इनवर्स रिश्ता होता है। ठीक है सर, ये अपने को पता था। देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है जी, तो उसने क्या बोला है? इफ स्पीड is 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन टाइम इंक्रीज बाय 3 आवर्स। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा था। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा था, हमने इसका मैथमेटिक्स में अनुवाद कैसे करना है सीखो ध्यान से। डिस्टेंस कितना है? 480। इस तरह के क्वेश्चन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना। डिस्टेंस कितना? 480 किलोमीटर। ठीक है, लेट स्पीड हमने कितनी मान ली भाई ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर मान ली। ठीक है जी, अब डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बीच क्या रिलेशनशिप होता है सर? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। ठीक है, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, कुछ भी कर सकते थे। तो भाई डिस्टेंस था 480 बटे में स्पीड थी x, तो ये टाइम आ जाएगा अपना ओरिजिनल। ये थी ओरिजिनल सिचुएशन जैसे जा रही थी। दूसरी सिचुएशन क्या है सर? दूसरी सिचुएशन में भी डिस्टेंस थोड़ी बदला है, तो डिस्टेंस तो अपना वही 480 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, ये इतने आवर्स में आ जाएगा, इसकी यूनिट भी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है सर? न्यू स्पीड। अब क्या हुआ है दूसरी सिचुएशन में? स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है। तो पहले अगर x थी तो अब के x माइनस 8 हो जाएगी, होगी सर कितने किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या अगर मेरे को टाइम की वैल्यू निकालनी है तो वो होता है डिस्टेंस ओवर में स्पीड। तो डिस्टेंस इज 480, स्पीड इज x माइनस 8, इतने आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन से आप जो है वो टाइम की वैल्यू निकाल लेना इस तरह के क्वेश्चन में। एक तो अपना यूजुअल जो चल रहा था और दूसरे वाले में उसने स्पीड घटाया बढ़ा रखी होगी उस तरीके से। ठीक है सर, अब ये भी समय है यूजुअल समय, ये भी समय है जब स्पीड कम थी तो ये वाला समय ज्यादा रहेगा। अब उसने बोला है कि जब स्पीड कम थी वो वाला समय इसके कंपैरिजन में 3 घंटे ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये जो है ये ज्यादा है और ये जो है ये कम है। पहले तो ये स्पॉट आउट करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सर कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो टाइम मेरे को ज्यादा लगेगा, मैं मंदा मंदा चलूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और मैं तेज तेज चलूंगा तो मेरे को टाइम कम लगेगा। तो इस वाले में टाइम कम लग रहा था, इस वाले में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो ज्यादा में से कम चीज घटाते हैं। तो ज्यादा में से मतलब 480 बाई एक्स माइनस 8 में से कम चीज 480 बाई एक्स घटा दिया, कितना आ गया सर? 3। लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसकी इक्वेशन थी? टाइम की। टाइम में से टाइम घटाया तो राइट हैंड साइड में भी क्या ही आना चाहिए सर? टाइम। हो गया मैच। अब ये सर ये तो दिखने में क्वाड्रेटिक है ही नहीं सर, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा बच्चों। इसको हमने ऐसे लिख लिया कि भाई 480 को जो है वो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने ले लिया इसका एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो ये x माइनस एक्स प्लस 8। अब इसमें बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक? ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया तो इसके निशान पलट जाएंगे ना भाई, तो माइनस का x और प्लस का 8 हो जाएगा। ये 8 जो है वो प्लस का नहीं करते कई बार बच्चे, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ रह जाती है।
ठीक है जी, 16 8 128, तो 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, सौर्य शक्तिमान माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है वो तामझाम करना था इसमें। अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, इस क्वाड्रेटिक को तुम सोल्व कर लेना बड़ी आसानी से। ठीक है जी, तो डिस्टेंस टाइम स्पीड के रिलेशन वाले क्वेश्चन आए तो उसमें दो सिचुएशन तैयार कर लेना, दोनों से टाइम निकाल लिया, फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देख के अपना बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिखाओ सर। दूसरी एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन है जो लगा, पांचवा। ठीक है, चलो जी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट थे वर्ड प्रॉब्लम में, हमने चारों कर लिए। 2 एग्जांपल्स थे, वो दोनों एग्जांपल्स भी कर लिए। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए एग्जांपल तो नहीं है, ठीक है, पर एक क्वेश्चन है। कौन से वाला क्वेश्चन सर? 4.2 का 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तीसरा चौथा छठा ये नॉर्मल है या इसके जैसे क्वेश्चन हो चुके हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन बेस। एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसा करते चलना। ठीक है जी, ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूज इज 13। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी। वी नीड टू फाइंड द टू साइड्स। ठीक है, आसान है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, एल्टीट्यूड इज लेस देन बेस। तो एक ऐसी ट्रायंगल बनाओ जिसमें एल्टीट्यूड कम हो और बेस ज्यादा हो। ठीक है जी, बना दी। अब ये मेरा कितना दे रखा था? हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स दे रखा था। ठीक है जी। अब उसने बोला ये जो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है ये बेस से छोटा है। कितना छोटा है सर? 7। तो अगर मैं बेस को x सेंटीमीटर मान लूं तो ये x से 7 कम है, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है सर, क्या मैं एल्टीट्यूड को भी x मान सकता था? मान लो भाई। अब ये x है तो ये इससे 7 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको x प्लस 7 लिख लेना, एक ही बात थी। ठीक है, ये तो आगे सर, इसको हमने बेस को x मान लिया और परपेंडिकुलर जो है वो अपना x माइनस 7 हो गया है और 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज दे रखा था। अब सर इसमें क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं? पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर दूं। कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक सोल्व हो जाएगी। x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x का स्क्वायर बीइंग इक्वल टू 169। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बीइंग इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बीइंग इक्वल टू 0। इस तरह से तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आसान थी? आसान का तो पता नहीं पर अच्छा था। ठीक है, चलो जी, आसान भी था। ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाओ। तो नेक्स्ट हमने कौन सा एग्जाम्पल स्पॉट आउट किया? एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे होना था, आसान था सर, कुछ खास बड़ी बात इसमें थी नहीं। ठीक है जी, तो 4.3 एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं। तो देखो भाई ध्यान से, 4.3 में क्या दे रखा था? 4.3 में दे रखा है एक एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है सुने। Find two consecutive odd integer. Two consecutive odd integers. Sum of squares is 290। सर ये तो बहुत छोटा सा था। ठीक है, पर इसमें एक अलग बात थी। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर चाहिए, पर दोनों के दोनों ओड होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं एक ओड नंबर को 15 ले लूं तो दूसरे वाला उसका कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर कौन सा होगा? तो या तो उससे पिछले वाला या उससे अगले वाला। तो पिछले वाला जो हो सकता है वो 13 हो सकता है और अगले वाला जो हो सकता है वो 17 हो सकता है। मतलब इसमें या तो 2 ऐड करना है या फिर 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अलग बात थी। ठीक है, लेट फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट ओड इंटीजर इज x। तो नेक्स्ट मतलब कॉन्जिक्यूटिव बोला ना, इसलिए नेक्स्ट ओड इंटीजर इज x प्लस 2। सही है, ठीक है जी। अब उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब x का भी स्क्वायर कर दो और x प्लस 2 का भी स्क्वायर कर दो। तो उत्तर कितना आता है सर? 290। इसको सोल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x माइनस का 290 बीइंग इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 286 बीइंग इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है। अब कुछ स्कूलों में टीचर इसको जो है वो अलग तरीके से करवाते हैं। हमने तो ये एज्यूम ही कर लिया कि भाई मैंने जो x माना है वो ओड ही है।
ठीक है। कुछ टीचर्स इसको करवाते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज 2x+1। अब x ओड हो ऐसा जरूरी नहीं है, x इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसने पॉजिटिव की बात करी है तो पॉजिटिव, और अगर उसने सिर्फ इंटीजर की बात करी है तो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ठीक है जी, तो 2x+1। अब x चाहे कुछ भी हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो पक्का इवन होएगा, और उसमें एक ऐड करेंगे तो वो पक्का ओड हो जाएगा। तो ये ऐसे भी करते हैं कि 2x+1 और 2x+3 लेके दिखाते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 12वां एग्जांपल, ये बड़ा जबरदस्त है तो ध्यान से देखने का। ठीक है, ठीक है सर जी, और बताओ। लो भाई देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो भाई ध्यान से। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 less than length। ठीक है, breadth of rectangle is 3 less than length, ऐसा उसने दे दिया। ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके ब्रेड्थ जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में 3 कम है। तो अगर मैं ब्रेड्थ को b मानूं तो लेंथ b+3 हो जाएगी, और अगर मैं लेंथ को l मानूं तो ब्रेड्थ l-3 हो जाएगी। दोनों ही तरीके हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया है ऐसा कुछ। ठीक है, लेट से ब्रेड्थ को मैंने b मान दिया, अब लेंथ उससे 3 ज्यादा हो जाएगी। सही है, अब लेंथ को ब्रेड्थ से 3 ज्यादा बोल लो या ब्रेड्थ को लेंथ से 3 कम बोल लो, सेम ही बात है। इसलिए हम ऐसा जो है वो सोच सकते हैं। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसा हमने कर दिया। लेट ब्रेड्थ इज b, तो लेंथ कितनी होगी सर, कितनी होगी b+3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एरिया भी निकाल दें। लो सर एरिया भी निकाल लिए, दो इसी लगे बाद में कि भाई ये b+3 इंटू में b हो जाएगा एरिया अपना। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब आगे देखते हैं। इट्स एरिया इज 4 मोर देन एरिया ऑफ द park already been made in the shape of isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and altitude is 12। ठीक है जी, इसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क बनाया है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क है जो कि जिसका जो बेस है, ट्रायंगल का जो बेस है वो पार्क की ब्रेड्थ है। ठीक है जी, और इसकी हाइट एल्टीट्यूड कितनी दे रखी है सर, 12 सेंटीमीटर। ऐसा उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका एल्टीट्यूड कितना है 12, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया कैसे गया है सर, जो अपना रेक्टेंगुलर पार्क था उसकी ब्रेड्थ को बेस मान के बनाया गया है, ऐसा उसने दे रखा है। ठीक है सर इसका भी एरिया निकल सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी निकाला जा सकता है सर। वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बी इंटू में हाइट कितनी थी 12, तो ये तो 6b आ गया। ठीक है, और यहां से ये आ गया b² + 3b। सही है जी, ठीक है जी। अब उसने क्वेश्चन में बोल रखा था कि रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया कंपैरिजन में 4 ज्यादा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 मोर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल रखा था कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर आप 4 बढ़ा दोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था सर, b² + 3b, ये कितना था सर 6b, प्लस में 4 आ जाएगा। अब इसको इस साइड ले लो तो b² - 3b - 4b = 0। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के कंपैरिजन में 3 ज्यादा थी, तो मैंने ब्रेड्थ को b माना तो लेंथ b+3 हो जाएगा। इतने तक कोई दिक्कत नहीं है, और उसका एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो वो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या अलग बात दे रखी थी, इसकी ब्रेड्थ को बेस मानते हुए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, और इसकी हाइट जो है वो 12 दे रखी थी, तो हाइट भी होगी बेस भी हो गया, तो अपना जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से एरिया आ जाएगा, आ गया। अब इन दोनों के एरियाज के बीच कंपैरिजन दे रखा था कि भाई रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया कंपैरिजन में ज्यादा है। कितना ज्यादा, 4, तो 4 ऐड कर दिया, इससे सिचुएशन तैयार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट दिखाओ सर जी। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन तो वैसे भी जबरदस्त होता है। एग्जाम्पल नंबर 15, तो क्या कह रहा है भाई, सुने इसके मंशा। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन द स्टिल वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट
इन स्टिल, शांत पानी में, स्टिल वाटर, शांत पानी में कितनी देर की थी? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड शांत पानी में कोई प्रवाह नहीं है, ना अपोजिट ना फेवर में, तो उसकी जो यूजुअल स्पीड है बोट की, अपनी स्पीड है बोट की, वो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी। ठीक है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है जी, टाइम इन अपस्ट्रीम is 1 hour more than time in downstream 424 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की अप एंड डाउन यात्रा है, उसमें अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में 1 घंटा ज्यादा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी, तो नदी का जो प्रवाह है उसको करंट भी बोल देते हैं, रिवर भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो नदी में पानी का जो प्रवाह है उसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहीं से ही हिंट लग गई, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ओरिजिनल स्पीड अपनी थी 18 और ये वाली होगी x। ठीक है, अब समझो स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम के साथ क्या होगा। ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब है जो प्रवाह चल रहा है पानी का नदी में, हम उसके अपोजिट चल रहे हैं, और डाउनस्ट्रीम का मतलब उसके उसी, वो जिस साइड बह रहा है पानी, हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। अब सोचो बच्चों, इससे होगा क्या अगर हम अपोजिट चलेंगे, अपोजिट चलेंगे, पानी ऐसे हम ऐसे, अपोजिट चलेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो एनर्जी लूज हो जाएगी। ठीक है, लूज होने का मतलब यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। मैं 18 से जा रहा था, पानी ऐसे आ रहा है, तो भाई मेरी जो नेट स्पीड निकल के आएगी वो दोनों का डिफरेंस होगा। सही है, ठीक है जी, तो इसमें स्पीड हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये नेट स्पीड होगी, और इसमें 18 प्लस एक्स। अगर मैं पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में जाने लगूं तो पानी की जो स्पीड है वो मेरी स्पीड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब तुम अगर इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, या फिर कोई चढ़ाई चढ़नी है और फिर उसकी उतराई करनी है, तो चढ़ाई चढ़ने में ज़्यादा हिम्मत लगती है, ज़्यादा एनर्जी लगती है और स्पीड कम हो जाती है, और वापसी उतरोगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सेम कंसेप्ट है सर, वापसी में स्पीड ऐड हो रही है और अगर अगेंस्ट चलोगे तो स्पीड कम हो रही है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी उसमें। ठीक है, ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है जी, अब अगर मैं अपस्ट्रीम के टाइम इन अपस्ट्रीम की बात करूं तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 24 था, बाय में स्पीड ये आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं टाइम इन डाउन स्ट्रीम की बात करूं कि भाई डाउन स्ट्रीम में कैसा टाइम चल रहा है, तो 24 बाय में उसकी स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही था, स्पीड अलग अलग थी, तो वो स्पीड मैंने बटे में अलग अलग डाल दी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, समझो, टाइम इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है माइनस टाइम इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा है, क्योंकि उसने बोला ना अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू 1 घंटा। सही बात है, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना था, 24/18 माइनस एक्स, डाउनस्ट्रीम का टाइम 24/18 प्लस एक्स बीइंग इक्वल टू 1। ठीक है, सेम से सिचुएशन अभी हमने देखी थी पीछे एक क्वेश्चन में, तो इसको जो है वो सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन में अप्रोच लेनी थी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले में। ठीक है सर, और दिखाओ सर। देखो भाई, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के भी एग्जांपल्स और एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 4.3 बचेगी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। वक्त की नजर आशाएं। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, सुनो। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13। एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायामीटर कितना दे रखा भाई, 13 मीटर। ठीक है जी, इसकी बाउंड्री पे हमें एक पोल गाड़ना है, तो वो कहीं भी गाड़ सकते हैं, इस वाले पार्ट में या इस वाले पार्ट में, वो तुम्हारी मर्जी है। अब उसने बोल क्या रखा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 सेंटीमीटर इन सच ए वे दैट डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट, यहाँ पे भी गेट लगा हुआ है, यहाँ भी गेट लगा हुआ है। ठीक है जी, ऑफ द वे इज 7 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, सुनो,
सपोज मैंने यहाँ पे जो है वो एक पोल गाड़ दिया, ठीक है। अब इस पोल का इस गेट से कुछ डिस्टेंस है और इस वाले से भी कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों डिस्टेंसेस है इनका डिफरेंस 7 है। तो अगर मैं इसको ए बी मान लूं और पॉइंट जो है वो सी मानूं जहां पे मैंने पोल को इरेक्ट किया है, तो इस पोल का बी से डिस्टेंस और इसी पोल का ए से डिस्टेंस, इनका डिफरेंस 7 है। मतलब डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पोल फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स इज 7। ये दे रखा था भाई, ठीक है। लेट सी बी जो है वो मैंने x मीटर मान लिया भाई, ये वाला डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है। अब आप इसको या तो x से 7 कम वाला ले सकते हो या 7 ज्यादा वाला, ठीक है। आपने एक चीज मानी, या तो आप उसके पीछे वाला ले सकते हो या उसके आगे वाला, वो तुम्हारी मर्जी है। सपोज मैंने ये छोटे वाला मान लिया x, तो बड़े वाला इससे 7 ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x + 7। साउंड्स गुड, सही है सर अब इनमें रिलेशनशिप कैसे सेट करें? रिलेशनशिप लगेगा पाइथागोरस का। तो सर पाइथागोरस थ्योरम होने के लिए तो ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल होना अनिवार्य है। तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ये आप कैसे कह सकते हो, किस आधार पे कह सकते हो? तो ये हमने 9वीं कक्षा में 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर्कल में, उसके बेस पे मैं कह रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या थी सर? यहां पे एंगल कितना बन रहा है 180, तो अंदर एंगल इसका हाफ बनता है, तो ये कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, हेंस एंगल BCA इज 90 डिग्री, ठीक है जी। अगर CBX है तो AC कितना हो गया सर? x + 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये 13 है, ये x है, ये x + 7 है, पाइथागोरस लगा दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल कौन सी वाली सर? CAB में CB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो CBX का स्क्वायर x + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान बन गए। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 49 माइनस में 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। इस तरीके का कुछ सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं थी, मेन बात थी सर ये 90 फिगर आउट करना, ठीक है। 90 कैसे होएगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये उससे आ गया, और सर एक डिस्टेंस x है तो दूसरे वाला डिस्टेंस का 7 का फर्क था, तो मैंने 7 ज्यादा ले लिया। तुम्हारी मर्जी है, तुम इस वाले को कम भी ले सकते थे, मतलब x - 7 भी कर सकते थे, फिर x की वैल्यू उसी हिसाब से आ जाएगी। मैंने तो छोटे वाले को x मानना है, तो मेरा दूसरे वाला जो है वो 7 जोड़ के आ जाएगा। अगर तुमने x बड़े वाले को मान लिया तो तुम्हारा दूसरे वाले x में से 7 घटा के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल में डील करना था, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 इसके मैंने 2 क्वेश्चन जो है वो स्पॉट आउट किए हैं, देखते हैं इसमें, ठीक है। फिर अपनी 4.3 बच जाएगी बस। तो भाई इसका पहले तो 5th क्वेश्चन छोटा सा ही था, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है भाई अपना? 80। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना दे रखा है अपना? 400 मीटर स्क्वायर। तो इफ सो फाइंड द लेंथ इन ब्रेड्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पहले तो उसने पूछा है कि क्या ये संभव भी है, तो करके देखते हैं एक बार। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स L + B। ये 80 दे रखा था, मतलब एक तरह से L + B की वैल्यू कितनी आ गई? 40। फार्मूला लगाया जस्ट। एरिया L × B होता है, ये कितना दे रखा था? 400। अब मेरे को L और B में 2 रिलेशनशिप आ गई, क्वाड्रेटिक बनानी है एक वेरिएबल में, कर लो कन्वर्ट। तो भाई अगर मैं यहाँ से L की वैल्यू निकालूं तो वो 40 - B आ जाएगी, वो यहाँ पे चेप दो। तो 40 - B इंटू में B इज इक्वल टू 400 हो गया। ये क्वाड्रेटिक बन गई है कि 40B - B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो B स्क्वायर - 40B + 400B इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये बन गई है, बहुत बढ़िया बात है। उसने पूछा है कि क्या L और B की वैल्यू आना संभव है? संभव कब होगा? जब D या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। D नेगेटिव होगा तो संभव नहीं है रियल वर्ल्ड में, तो ठीक है। तो D यानी कि इसका D निकाल लेते हैं। D इज B स्क्वायर - 4AC। हाँ जी सर। तो -40 का होल स्क्वायर माइनस में 4 × 1 × 400, तो ये आ गया भाई 1600 - 1600। तो D की वैल्यू 0 आ गई,
जीरो आ गई, यानी कि संभव है। तो संभव है तो डी की वैल्यू जीरो लगा के निकाल देंगे। वैसे तो डायरेक्ट ही आता है -b/2 है ना, तो -40/2 इंटू ए यानी कि 1, तो 20 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका तो हमने आंसर भी सोल्व कर दिया। इस तरीके से देखना था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो उसकी मंशा। इसमें भी यही पूछा गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ यस डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, सम ऑफ एजेस इज 20 ईयर्स। तो अगर मैं एक की x मान लूं तो दूसरे की 20 माइनस x तय है, या फिर x और y मानोगे तो x प्लस y 20 आ जाएगा, फिर y की वैल्यू 20 माइनस x, सेम ही बात है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की एज निकालनी है तो 4 घटाना पड़ेगा, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा और ये 16 माइनस x हो जाएगा। भाई 20 में से 4 गए 16, 16 माइनस x। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज 48। ठीक है भाई, उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 4 साल पहले की एज आई है, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, इसका प्रोडक्ट कितना है सर, 48। ये उसने दे रखा था। तो उसने पूछा पहले क्या ये सिचुएशन संभव है, तो हम उसका डी निकाल के देखते हैं। तो सर ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस में 4x माइनस में 48 बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बीइंग इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसका डी निकालते हैं, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये आ गया 400 माइनस 448, तो आंसर इज माइनस 48 विच इज लेस देन 0। अगर मेरा डी नेगेटिव आ जाता है तो नो रियल रूट्स, तो नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई केस संभव नहीं होगा जब दो व्यक्तियों की, दो फ्रेंड्स की एज का सम जो है वो 20 हो और 4 साल पहले की एज को मल्टीप्लाई कर दे तो 48 आ जाए, ऐसा कोई केस संभव नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब अपने पास वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 4.3 एक्सरसाइज की बच गई, और वो 30 भी है, 30 मतलब बढ़िया है थोड़ी सी। ठीक है, तो उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमने जो है वो पूरे टेक्स्ट बुक से वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो फ्रेम कर ली हैं। 4.3 एक्सरसाइज को छोड़ दें तो सारे बेहतरीन एग्जाम्पल्स और जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें कुछ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स ही कंटिन्यू करेंगे 4.3 एक्सरसाइज की। उसके बाद 4th चैप्टर को एग्जाम्पलर बुक से करेंगे, उसके बाद बाहर से असाइनमेंट में से टॉपिक वाइज अलग अलग चीजें करेंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ स्पेशल टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे वो करेंगे, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगी वो करेंगे, और कुछ अलग कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए हमारा कंटेंट यहीं पर समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।